दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। पिछले वायदे के अनुसार आज हम हाजिर हैं एसएससी जीडी के तीसरे मैथ्स के पेपर्स के साथ, जो कि दिनांक 10/1/23 को लिया गया था 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टाइम एंड वर्क का सवाल है। सवाल आपको कह रहा है, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 2 घंटे एक साथ। यहां एक बात ध्यान रखनी है, 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन काम करना छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, ये भी काम रहता है। यहां पर कई बार शेष पूछता है और कई बार पूछता है कार्य। ये 2-3 बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, टाइम एंड वर्क में अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के काम करने का समय दिया गया है तो जो समयों का एलसीएम है वो टोटल वर्क के बराबर होता। अब यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है रामू, एक है मोहन। रामू को टाइम लगता है 10 घंटे, मोहन को टाइम लगता है 16 घंटे। इनका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 80। ध्यान रखिएगा कि ये टाइम दिया 10 और 16 का एलसीएम देखिए, 2 से ये भी कट रहा, 2 से ये भी कट रहा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 8 बटेगा, 2 बचे 10, 10 अट्ठे। अब आपको क्या निकालनी है, इफिशियंसी। और इफिशियंसी बराबर मैंने आपको बताया था होता है वर्क अपॉन टाइम। मतलब 80 में 10 का भाग दे देंगे 8 और 80 में 16 का भाग दे देंगे तो 5। मतलब ये 8 काम करता है एक दिन में और मोहन 5 काम करता है। अब सवाल में क्या बोल रहा है, 2 घंटे ये एक साथ काम कर रहा है। अच्छा, घंटे का मामला है, दिन का नहीं है। मतलब रामू 8 घंटे, 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 8। पूरा काम करने में उसे 10 घंटे। मोहन 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 5। तो पूरा काम करने में उसको 16 घंटे। अब दोनों मिल करके, मतलब रामू और मोहन मिल करके 2 घंटे काम करते हैं। इसकी क्षमता कितनी है, 8। इसकी क्षमता कितनी, 5। दोनों ने मिलाकर के जो काम किया वो काम कितना कर दिया। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है शेष काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। शेष काम, तो शेष वर्क है, शेष कितना बचा, शेष बचा 80 काम था और उसमें से 26 काम हो चुका है। मतलब अब इसके पास काम कितना बचेगा। अब ये 54 काम कराना किससे है, 54 काम कराना है, मोहन काम छोड़कर चला गया, ये रामू से कराना है और रामू की क्षमता कितनी है, 8 है। शेष काम को करने में जो समय लगेगा 8 का भाग दे दीजिए, 8 छंग 48, 6 8 सते 56, 8 पंचे 40, 6.75। सही। इसको ऐसे भी कर सकते, 3/4 के लिए ज्यादा पगलाइएगा नहीं। ये 54 है, 8 से भाग दिया, 8 छंग 48, कितना बचा, 6 बचा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ 6 सही 6/8। ये ऑलरेडी कट रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 सही 4 दिन। दशमलव भी दिया होता तो उत्तर कितना आ जाता, 6.75। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मिक्सचर का सवाल। सवाल में आपको बोल रहा है एक कंटेनर था जिसमें 20 लीटर और पानी का मिक्सचर भरा हुआ था। इसमें तो रेशियो था वो कितना था, 3:7 इसका। अब यहाँ खुद देखिए, 7 3 10 2 आ जाएगा। यहाँ 6 लीटर दूध है और 14 लीटर क्या है, पानी है। 7 5 12 इसका मामला है। 12 तिहाई 36, मतलब यहाँ 21 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है। अब देखिए 6 लीटर दूध और 21 लीटर दूध, तो 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27। 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15, 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29। और ये आपका उत्तर है। ये तो लगाने के लिए डायरेक्ट लगाने की बात हो गई। अगर मैं इसको बेसिक से लगाने की बात करूं तो ये देखिए, इसमें कितना है लीटर, इस 20 लीटर में जो मिल्क, ऐसे लगा लेते हैं। देखिए 20 लीटर है, इस 20 लीटर में ये है मिल्क और ये है वाटर। ठीक है, रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 3:7 का।
मिला करके कितना हो गया 10, 10 बराबर 20, मतलब 1 बराबर 2। यहाँ पर दूध कितना हो जाएगा 3 गुणे 2, मतलब कितना लीटर 6 लीटर। ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 2, मतलब कितना लीटर 14 लीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर 36 लीटर वाले की बात की जाए तो इसमें दूध पानी का अनुपात कितना है 7 और 5। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो इसकी वैल्यू 7 गुणे 3 मतलब 21 लीटर, इसकी वैल्यू 5 गुणे 3 मतलब 15 लीटर। अब देखिए यहाँ पर दूध पहले में कितना है 6 और इसमें कितना है 21, यहाँ कितना है 14 और यहाँ कितना है 15। मतलब अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करूं तो पहले वाले में है 6, दूसरे वाले में है 21, पहले वाले में है 14 और दूसरे वाले में है 15। आप इनको जोड़ लीजिए तो 21 और 6 27, 15 और 14 29, मतलब आंसर हो जाएगा 27:29 और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर दिया हुआ है तो दूध और पानी मिला करके तो वो पूरा मिश्रण बना रहा है, और जब वो पूरा मिश्रण बन रहा है तो वो उस टोटल के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कितना था 10, तो 10 बराबर 20, मतलब 1 की वैल्यू 2 तो ये 6 और ये 14। यहाँ पर कितना है 12, 12 त्याई 36, मतलब 1 की वैल्यू 3 है तो ये 21 और 15। अब ये 21 ये है 6 ये है तो 21 और 6 27, 15 ये है 14 ये है तो 15 और 14 29। आप केवल देख के सवाल बना सकते थे, बताया मैंने आप लोगों को इसलिए है ताकि आप सवाल के बेस को समझ सके जो हमारे नए बच्चे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेटर खरीदी जब वो 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेटर का अंकित मूल्य 2,999 रुपए था तो हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। 2,999 रुपए, ये डाटा जानबूझ करके दिया गया है आपके कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए। 2,999 रुपए, यद्यपि ये सच भी है कि आज की तारीख में आप किसी भी स्टोर में जाएंगे तो उसमें जो वैल्यू लिखी रहती है वो हमेशा 99 के इसमें ही लिखी हो। अब यहाँ पर आप देखिए 40% की छूट मिल गई, मतलब सामान उसने कितने का खरीदा है 60% का, मतलब जो भी कीमत थी उसके 60% में उसने सामान खरीद लिया। अब अगर 3,000 रुपए की कीमत थी तो 3,000 की कीमत में अगर उसने 60% में सामान खरीदा है, मतलब क्या हुआ 60% की वैल्यू होती 3/5। काटोगे अगर मैं इसको पूरा 3,000 रुपए लेकर के चलूं तो कितना हो जाएगा ये 600। अब उसने सवाल में क्या बोला है अंकित मूल्य, छूट के साथ कितना भुगतान किया। एक नई स्वेटर खरीदी है, then how much did Harsh suffer with the discount? 40% Harsh bought a new shirt। एक ही शर्ट की बात हो रही है, एक ही शर्ट की बात हो रही है तो सीधी बात है 3/5 में बंदे ने खरीद लिया। अंकित मूल्य कितना था 2,999, 3,000 पे आप मान लीजिए। अगर 3,000 पे वो भुगतान करता तो 3,000/5 मतलब 600, 600 त्याई 1,800। अब उसमें आप 3 घटा दीजिए, 1,800 में 3 आप घटा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 40% क्या मिली है उसको छूट। तो खरीदा कितने में उसने, खरीदा है उसने 60% में, और इसकी वैल्यू होती 5, मतलब 5 का सामान उसने कितने में खरीद लिया है 3 में। सिंपली है 3/5 में 2,999 रुपए। काट लीजिए, पचम 25, 5 नमा 45, 5 नमा 45, 5 अठे 40, ऐसा ही आएगा। पचम 25, 4 5 नमा 45, 4 5 नमा 45, 4 5 अठे 40। अब इसका जवाब गुणा करेंगे तो 3 अठे 24, 3 नमा 27 और 2 29, 3 नमा 27 और 2 29, 3 पचे 15 और 2 17, 1,799 रुपए 40 पैसे। सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में बेसिक अगर आप इसको 3,000 रुपए मान लेते तो 3,000 रुपए में उसने भाग दिया कितने का 5 का, तो कितना बचता 600। मैं ये मान के चल रहा हूँ उसकी कीमत 600, 3,000 रुपए, और 600 में आप 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,800 रुपए, मतलब 1,800 रुपए से थोड़ी सी कम। और 1,800 रुपए के आसपास का डाटा मेरे को थोड़ा सा कम कौन सा दिख रहा है 1,799 रुपए 40 पैसे, वही आपका उत्तर था। सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, दिमाग में केवल एक चीज होनी चाहिए थी
40 की छूट मिली है, मतलब सामान 60% पे खरीदा गया है। और 60/100 आप करोगे तो 3/5 आएगा ही आएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल आपको बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां ₹475 प्रत्येक में बेची। एक पर उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। दोनों कुर्सियों को 575 प्रत्येक में बेच दिया। 475 प्रत्येक में बेचा, इसकी बात हो रही है बेचने, मतलब विक्रय मूल्य बराबर है। अब आप खुद देखिए, 25% का मतलब होता है 25% लाभ की बात हो रही है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब सामान खरीदा 4 का, बेच दिया कितने का, 5 का। ठीक है। दूसरी बार स्थिति क्या है, दूसरी बार है 20% हानि। 20% हानि, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। हानि हुई है मतलब सामान खरीदा 5 का, बेच दिया 4 का। ठीक है। यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर उसे 1 का लाभ हुआ है, यहां पर देखेंगे आप तो 1 की हानि हुई। और दोनों का ही जो विक्रय मूल्य है ये कितना है, 475 रुपए। अब देखिए 5 की वैल्यू अगर 475 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×9 = 45, 25, मतलब यहां पर उसने 95 रुपए लाभ कमाया है। इस वाले में आप देख लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 118.75। तो उसको जो टोटल होगी वो क्या होगी, हानि होगी। और हानि कितने की होगी, 118.75 में से 95 को आप घटा दीजिए। अब देखिए घटाते टाइम पे भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसको भी 5 दे दीजिए, इसको भी 5 दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इसको भी आप 5 दे दीजिए और इसको भी आप 5 दे दीजिए। अब देखिए आपको घटाने की आवश्यकता ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि 123.75 में से 100 रुपए को घटाना है, मतलब बंदे ने कमाया है 23.75। ये क्या हो रही है उसको, हानि। ये क्या हो रही है उसको, हानि। अब यहां पर जो सवाल काफी बढ़िया है, सवाल में बोला निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। यहां एक काम आप कर सकते हो कि इस 2375 को बराबर कर लो किसके, 24 के। 25 के भी बराबर करोगे तो डाटा आ जाएगा। अब जब 24 के बराबर कर लिया तो सीपी कितना हो जाएगा, इसका सीपी जो हो जाएगा 475 गुणे 475 और प्लस कितना 24, मतलब ये पूरा, सॉरी 2 ही सामान है, 475 सामान नहीं है, 2 और प्लस कितना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 475 प्लस 475 और प्लस 24। अब देखिए 450, 450, 900, 25 और 25 50, 950 और 24, मतलब ये हो गया 950 और 24, ये कितना हो गया 974 रुपए। ठीक है। अब सामान उसने कितने में बेच रहा है, वो सामान वो बेच रहा है कितने में, 575 रुपए में। 575 रुपए कितना ज्यादा है, ये 100 रुपए। तो 2 सामान है, मतलब वो कितना ज्यादा ले रहा है, 200 रुपए। तो 200 रुपए में अब उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा, 200 और -24, मतलब लाभ हो जाएगा उसको 176। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यही लाभ और हानि है प्रतिशत पूछा जा रहा था, तो यही 176/974 और गुणे कितना, ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। अब इसको आप थोड़ा सा भाग दे लीजिए, देखिए 17,600 में 974 का भाग दीजिए, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 974 ही आएगा। 10 में से 4 चला गया 6, 16 में से 8 चला गया, 16 में से 8 चला गया 8, इसका हासिल फिर आ गया, 16 में से 9 चला गया 7, 10 में से 4 चला गया 6, 16 में से 7 चला गया 9, ये आ गया। अब ये लगभग लगभग कितनी बार जाएगा, देखिए 9 8 72, 9 9 81, 8 बार जाएगा। तो वही 8 चौके 32, 8 सते 56 और 3 59, 8 9 72 और 5 77, लगभग लगभग कितना है 18%। और 18% का उसको क्या हो रहा है, लाभ। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, कैलकुलेशन में आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके कीजिए।
तभी सवाल को आप कर पाओगे। इसके अलावा भी इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं डायरेक्ट फिर एक चीज और आपको बताना चाह रहा था कि इस सवाल में इतना सारा कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। देखिए, आपके दिमाग में अगर है 25% का लाभ, मतलब पहले था मामला 4 और 5 का, फिर बोल रहा है 20% की हानि, मतलब मामला कितना है 5 और 4 का। यहाँ पर उसको 1 लाभ हुआ, यहाँ पर उसको 1 माइनस हुई। इसकी वैल्यू है 475 रुपए और इसकी भी वैल्यू है 475 रुपए। मतलब यहाँ पर बंदा कमा रहा है 95 रुपया, यहाँ पर बंदा कमा रहा है 118.75। ये हो गया। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 23.75, और ये क्या हो रही है हानि, क्योंकि ये माइनस का मामला है। अब देखिए 23.75 को अगर आप चाहो तो इसको आप 25 भी कर सकते हो। अब देखिए इसका जो सीपी है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य जब आपने 475 लिया, 475 लिया और 25 की उसको हानि हो गई, मतलब ये कितना 900, 950, ये कितना हो गया 975 रुपया। अब देखिए सामान को उसने कितने रुपए में बेचा है 575 में, मतलब अब जो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, चाहे आप इसको ऐसा कर लो 575 प्लस 575, मतलब कितना हुआ 1150 रुपए। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 25, 1175 में से 1000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 175। तो जो लाभ प्रतिशत है वो हो जाएगा 175 बटे 975 और गुणे। अब यहां ध्यान दीजिए 5 से इसको काट लीजिए, 5 एक्का 5, 5 नमा 45, 55 25, 5 तिहाई 15, 55 25, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 5 नमा 45। अब इस 39 को भी आप चाहे तो 40 ले लो, इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 35 बटा 2, मतलब आंसर कितना 17.5। निकटता पूर्णांक पूछा था इसलिए उत्तर कितना 18, क्योंकि देख लीजिए इसके नजदीक में आपको कोई भी डाटा नहीं मिलेगा। बैंकिंग में हमेशा ही 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इससे पूछे जाते हैं कि आपको निकटतम वैल्यू निकालनी होती, नियर अबाउट वैल्यू, और यहां पर आप नियर अबाउट वैल्यू अगर आप निकालोगे, चूंकि डाटा इसका ऐसा दिया हुआ है कि जोड़ भाग और गुणा थोड़ा सा ज्यादा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग ये भी आप लगा सकते थे कि जैसे ये 575 है, मतलब 200 रुपए, 200 रुपए का अंतर आ रहा है, मतलब 200 रुपए वो ज्यादा में बेच रहा है, 25 की हानि हो रही है, मतलब 175 रुपए ही कमाएगा। और कितने में कमा रहा है वो 175 रुपए, वो कमा रहा है 975 रुपए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की दूरी 3 घंटे में तय करती है। चाल 27 किलोमीटर, तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगा समय। यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर दूरी समान है तो चाल और समय का जो रेशियो है वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट हो। अब यहां पर क्या है, दूरी समान है, दूरी समान है, दूरी समान है, तो जो चाल का अनुपात है, मतलब जो स्पीड है, ये पहले कितनी थी 108 और बाद में कितनी हो गई है 108 माइनस 27, मतलब ये कितनी हो गई 8 में से 7 गया 1, 81। अब अगर आप इसको काटेंगे तो ये 4, तो ये 3, तो जो समय है, समय कितना लग जाएगा 3 और 4, इसका जस्ट अपोजिट, ये 4:3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3:4। अब देखिए यहां पर जो टाइम था वो कितना था 3 घंटे, मतलब यहां पर जो टाइम है वो कितना है 3 घंटे, कितने का गुणा हो रहा है 1 का, तो यहां पर टाइम कितना हो जाएगा 4 घंटे, और यही आपके सवाल का जवाब है। आप बेसिक से लगाते तो क्या करते, पहले तो आप टोटल दूरी निकालते, 108 किलोमीटर 3 घंटे में, मतलब कितनी दूरी है टोटल 324, फिर 108 में 27 घटाते तो कितना आ जाता है 81, 324 में 81 का भाग देंगे तो भी उत्तर 4 ही आएगा। लेकिन मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं, अभी हो सकता है कि अभी जो एसएससी जीडी है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे अच्छा खासा खेल रहा है। अच्छा खासा खेल रहा है इन द सेंस, मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि अभी जो कठिन सवाल आ रहे हैं, कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं, वो केवल एक ही टॉपिक से उठ रहे हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस से। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल की बात करेंगे तो क्या है सवाल भाई, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, इस जगह से कार चोरी हुई, चोर लेकर के भागा,
इस जगह पे ही पुलिस भी यहीं से पीछा करना शुरू की। अब जब ये चलते चलते जाएंगे तो यहाँ पर इनको पकड़ लिया जाएगा। पकड़ने के बाद ना तो चोर भाग सकता है, और पुलिस क्यों भागेगी भाई, पुलिस का तो काम था चोर को पकड़ना, पकड़ ली तो अब उसके बाद तो चोर को भागने नहीं देगी। मतलब यहां पर भी मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि दूरी समान है। मतलब यहां पर भी जो मैं कह रहा हूं वो क्या है, दूरी समान है। और अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यहां देखिए, यहां पर क्या है, चोर है और क्या है, पुलिस। अब देखिए चोर की जो स्पीड है वो कितनी थी, 60, पुलिस की कितनी थी, 80, मतलब रेशियो था 3 और 4 का। तो टाइम का रेशियो कितना होना चाहिए था, 4 और 3 का। अब देखिए इन दोनों के बीच का 30 मिनट के बाद, मतलब चोर पहले भागा है, पीछा उसका 30 मिनट के बाद किया गया। मतलब ये हुआ कि ये जो फर्क है ये कितना है, 30 मिनट। और 30 मिनट का मतलब कितना हुआ, 1/2 घंटे। अब आप खुद ही एक चीज देखिए कि जब एक की वैल्यू, यहां पर अंतर कितना है, एक बराबर कितना है, 30 मिनट, या आप बोल सकते हैं 1/2 घंटे। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 1/2 बराबर कितना है, 2 घंटे। आपसे पूछा गया है पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा। अच्छा पुलिस का पूछा हुआ है, तो पुलिस का पूछा हुआ है तो आप इससे गुणा कर दीजिए, ये है पुलिस का टाइम। तो 3 गुणे 1/2 मतलब 3/2, मतलब 1 सही 1/2 घंटे। यही आपके सवाल का जवाब था, ऑप्शन नंबर 2, 3/2 घंटे ही दे दिया है। मैंने इसको 1 सही 1/2 घंटे कर दिया। इस सवाल में भी क्या था, टाइम एंड डिस्टेंस के 80 से 90% क्वेश्चन केवल अगर आप ध्यान दें तो केवल और केवल 3 चीजों पर हल हो जाते हैं। अगर दूरी समान है तो चाल और समय उल्टा होगा, अगर चाल समान है तो दूरी और समय का अनुपात समान होगा, अगर समय समान है तो दूरी और चाल का अनुपात भी समान होगा। अगर ये 3 चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं और सवाल को पढ़ने के बाद अगर आप ये बात समझ पाते हैं कि यहां पर समान क्या है, तो सवाल आप तुरंत लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले में भी सवाल आ चुके हैं, कोई व्यक्ति अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाए, दूरी अगर समान है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ab/a+। ए जाने की चाल है, बी आने की चाल है। जाने की चाल कितनी है, 4, आने की चाल कितनी है, 3, मतलब 2 गुणे 4 गुणे 3/4 + 3, मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36/7, 7 पना 35, किसमें दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है। 7 पना 35, एक बचेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5.14 के आसपास उत्तर होना चाहिए था। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 था यार, 36 कर दिया मैंने, 24/7, 7 त्रिक 21, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 3.42 के आसपास। कौन सा डाटा है आपके लिए फिट, ये वाला 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि बात हो रही है स्पीड की, तो स्पीड की बात, स्पीड हमेशा कैसे आई जाती है, किलोमीटर प्रति घंटे में। बार बार ये सवाल आ रहा है और ये सवाल ऐसा है जिस सवाल में आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, अगर दूरी को 2 से ज्यादा भागों में बना, जैसे बोल दिए 3 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में, समबाहु त्रिभुजाकार खेत, वर्गाकार खेत, यहां पे अगर बात करते हैं तब भी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला ये था कि दूरी 1 प्लस दूरी 2 और प्लस इसको जितने भी हिस्से में बांट दिया जाए, फिर दूरी 1/चाल 1 और दूरी 2/चाल 2, ऐसा करके सवाल को लगाते हैं। ये डिस्टेंस के लिए हो गया, ये टाइम के लिए हो गया। चूंकि इसमें टाइम दिया नहीं रहता, चाल दी रहती। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह, आ ही गया। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दूरी को 2 से ज्यादा भागों में बांटा गया है तो प्रत्येक भाग की दूरी को हम कितना मान लेते हैं। देखिए अब यहाँ दूरी कितने भागों में बटी हुई है, बराबर भागों में, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1। पहले वाली दूरी के लिए चाल कितनी है इसकी भाई 30, दूसरे वाले के लिए चाल कितनी है 40 और तीसरे वाले के लिए चाल कितनी है 50। अब ये पूरा पूरा मामला क्या हो जाएगा 3 बटे, अब 30 40 और 50 का एलसीएम लेना। यहाँ भी हमारे बच्चे बड़ी गलती करते हैं, 30 40 और 50 का एलसीएम लेना, लेकिन मैं लूंगा 3 4 और 5 का। क्यों, मैं बाद में भी लगा सकता हूं। अब यहाँ देखिए 3 4 और 5 में 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 4 बसे 5 तिहाई 15 चौके 60, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 600। जो जीरो आपने हटाया उसको लगा दीजिए, ये कितना हो गया 600। अब देखिए 30 में अगर मैं 600 का भाग दूंगा तो बचेगा कितना 20, 40 में दूंगा तो कितना बचेगा 15, 50 में दूंगा तो कितना बचेगा 12। ये 600 पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 600 और बटे 15 12 27 और 20 47, मतलब उत्तर हो जाएगा 1800 बटे 47। अब देखिए इसमें भी 47 है, इसमें भी 47 है, इसमें भी 47 है, इसमें भी 47 है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला हो गया। अब 1800 में आप 47 का भाग दे लीजिए, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो 47 का भाग देंगे 3 बार तो जाएगा ही, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 14, 40 न बचे के 49 बचेगा, 390 हो गया। अब आप खुद ही देखिए कि 5 बार जाएगा कि 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा कि 5 बार जाएगा, तो 8 ही बार जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 चौके 32 और 5 37, ये हो गया 4, ये हो गया 1। ठीक है, तो 38 से ही 14 बटे 47, 38 से ही 14 बटे 47, उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ऑफ इसका ले लीजिए। पहला सवाल ऐसा भी आया है अभी फिलहाल के 3 पेपरों में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है ए एक कार्य को 8 दिनों में और बी उसे 24 दिनों में कर सकता है। टाइम एंड वर्क का दूसरा सवाल। 24 दिनों में वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ करके चला जाता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। छोड़ के चला जाता है, जो छोड़ के चला गया वो बेवफा है, और जो बेवफा है उसकी गिनती ही क्यों करनी। उसने जितना काम किया है उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि दोनों ने काम साथ में शुरू किया है। एक व्यक्ति ऐसा जो शुरू से लेकर के लास्ट तक काम कर रहा है, बीच में वो एक आदमी आया, उसने कुछ काम किया और चला गया। जितना काम किया उस काम को आप अलग कर दीजिए बस, और बाकी का जो बचा हुआ काम है वो उससे करा लीजिए, कुल समय निकल जाएगा। यहाँ पर सवाल में आपको बोल रहा है ए काम को करता है 8 दिनों में, टाइम की बात हो रही है, बी काम को करता है 24 दिनों में। मैंने आपको बताया ही कि 2 टाइम दिए हैं, दोनों का एलसीएम टोटल वर्क के 8 और 24 का एलसीएम 24 ही होगा। 24 में 8 का भाग दिया 3, 24 में 24 का भाग दिया 1, ये आ गया। 4 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, 4 दिन पहले, अब यहां बात का मामला नहीं था, सॉरी, 4 दिन पहले मतलब इस आदमी ने अगर x दिन काम किया है तो इस आदमी ने किया है x - 4 दिन तक, और टोटल जो काम है वो कितना है 24 है। ध्यान रखिएगा, काम शुरू होने के 4 दिन बाद, बेवफा आदमी को अलग करो, टोटल जो 4 दिन का, अगर ये बोलता 4 दिन बाद तो मैं क्या करता 3 चौके 12, 12 काम को अलग कर देता और ये 12 काम इससे मैं करा देता, खत्म हो जाती बात। लेकिन यहां पर क्या है, बी ने पूरे दिन काम किया उसने। अब यहां पर हमें यह पता नहीं है कि काम वास्तव में खत्म कितने दिन में होगा, काम वास्तव में खत्म कितने दिन में होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये करना है 3x - 4 + 1x बराबर कितना है 24। अब आप इसको हल करेंगे तो 3x - 12 + x बराबर 24, तो 4x बराबर 24 + 12 बराबर कितना है 36, तो x बराबर 36 बटे 4, उत्तर कितना 9 दिन, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आप इसको, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए आप ये नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये कितने दिन पहले ए छोड़ के गया है 4 दिन पहले ए छोड़ देता है, मतलब इतना काम बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया। तो 4 दिन पहले अगर ये छोड़ता है तो ये 4 दिन है, तो 4 तिहाई 12, ये 12 काम ऐसा है जो अगर ये रहता तो करता, अगर ये रहता तो करता।
ये लोड अब किसके ऊपर चला गया, ये लोड अब चला गया है किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो जो कुल वर्क यहाँ पे आ जाएगा, कुल कार्य जो आएगा वो पहले कितना था 24 और प्लस कितना 12, मतलब टोटल काम कितना है 36। अब देखिए ये दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, ये मिलकर कर रहे हैं 4, तो 36/4 उत्तर कितना 9 दिन। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगर बच्चों को ये वाला एक्स वाला तरीका पसंद आए तो वो एक्स वाला तरीका रख लें, अगर ये वाला तरीका समझ में आया तो वो ये वाला तरीका रख लें। वैसे मुझे लग रहा है कि बच्चों को शायद ये वाला तरीका ज्यादा पसंद आएगा बाद वाला। ध्यान रखिएगा सवाल इसमें दो तरह के आते हैं, एक होता है काम शुरू किया, काम शुरू होने के इतने दिन बाद काम छोड़ के चला गया, एक है काम शुरू किया, काम खत्म होने के इतने दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। एक में जब बाद वाला रहता है तो घटाते हैं और जब पहले वाला रहता है तो जोड़ते हैं। वही हमने काम करने का काम किया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में घटकर 18,000 रुपए से 14,580 रुपए हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। सवाल वास्तव में मूल्यह्रास का दिख जरूर रहा है, लेकिन सवाल वास्तव में ये सीआई का है। 18,000 रुपए की मूल्य की कीमत की जो वस्तु है उसकी कीमत अब 14,580 रुपए रह गई है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें आपको एसआई सीआई वाले सवाल में बताया था 18,000 की कीमत की सवाल है, 14,580 रुपए रह गई है और मामला कितने का है 2 वर्ष का। यहाँ एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी सवाल आएगा कटने के बाद वो घाते 2 में आएगा। अब इसको मैं काट के दिखाता हूं आपको। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 से ही कटेगा, 4 से कट नहीं रहा, 2 से मैं इसको 8 1 9 8 5 13, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, ये 900 आ जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, ये 9 7 2 9 9 18, फिर ये 9 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 80। देख लीजिए सवाल आपके सामने। अब मुझे बनाना क्या है, मामला कितने का है 2 वर्ष का। अगर ये 3 वर्ष का होता तो मैं घाते 3 करता, 2 वर्ष का मामला है तो मैं घाते 2 करूंगा। तो 100 किसका घाते 2 है, 10 की घाते 2 है, 81 किसका घाते 2 है, 9 की घाते 2 है। मतलब मामला है 1 साल में 10 से 9 का, 2 साल में 100 से 81 का, 10 की घाते 2 से 9 की घाते 2 का, और 1 साल में 10 से 9 का। तो यहां पर जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, 1 की। 1 की कमी 10 पर, तो जो दर है वो कितनी हो जाएगी 1/10 गुणे 100, ये और ये कैंसिल, उत्तर हो जाएगा 10%। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। जब कभी भी सवाल कंटिन्यूअस प्रोसेस वाले आते हैं तो आप उसको चाहे सीआई कह लीजिए, चाहे उसको कंटिन्यू प्रोसेस कह लीजिए, जब भी सवाल लगाना है वो ऐसे ही लगाना है। ठीक है, आप केवल वर्ष देख लीजिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, और जब आप रेशियो को कट करेंगे तो जो आपका वांछित उत्तर है वो आपके सामने होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 24 और 36 का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, b² इसमें से a ये है, ये है, तो अब b² ये मतलब 36, स्क्वायर है तो 2 बार, और बटे कितना 24। कुछ नहीं करना, काट दीजिए आप इसको, 4 नहीं 36, 4 6 24, 6 6 हम 36, उत्तर कितना आ जाएगा 9। और यही आपके सवाल का ऑप्शन है नंबर 4 है। ठीक है, अभी तक मध्यानुपाती के एक भी सवाल नहीं आया है तीनों पेपरों में। चतुर्थानुपाती आ गया है, तृतीय अनुपाती आ गया है। ठीक है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 2 शंकुओं के आयतन में 3:2 के अनुपात में है और उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो 3:4 के अनुपात में है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अनुपात की बात हो रही है। अगर मैं पहले शंकु को मान लू 1/3 r1² और h1², और दूसरे शंकु को मैं लिखूं 1/3 पाई r2² और h2², और इसको रेशियो में जब आप करोगे तो ये 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ये बात आपको याद भी रखनी है, जब भी बात आयतन की जाएगी त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई से। अब यहां देखिए त्रिज्या तो जो दी गई है, त्रिज्याएं r1 ये है, r2 ये है। अब देखिए r1 कितनी है, r1 दी हुई है 3² और ये स्क्वायर में नहीं है, h1
और ये H, ठीक है। 3 स्क्वायर H1 और ये कितना है 4 स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है, ये जो रेशियो है, ये है 3:1। बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या कर देना है, 3/2 बराबर 9H1 और 16H2। अब आप देखिए H1/H2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 48, 9 दूनी 18, काट लीजिए, ये कितनी बार कटेगा, 24, 9, 3, 8, मतलब 8/3, या आप कह सकते हैं 8:3। यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है, त्रिज्या का दिया हुआ है, आयतन का दिया हुआ है, ऊंचाई का निकल सकता है। ये भी हो सकता था कि आपको त्रिज्या और ऊंचाई का दिया होता, आयतन का पूछ लेता। ये भी हो सकता था कि आयतन और ऊंचाई का दिया होता, त्रिज्या का पूछ लेता। अगर त्रिज्या का पूछता तो मामला स्क्वायर का, तो फिर आपको इसका क्या निकालना पड़ता, स्क्वायर रूट। डाटा भी उसी तरीके का था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये तिर्यक गुणा किया हुआ है। अगला सवाल हमसे क्या करा है, 5,750 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाले ब्याज के बीच में कितना अंतर है। अगर मैं बात वार्षिक रूप से करूं तो वार्षिक में तो आपको दिया ही है। वार्षिक में कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष, और दर कितनी दी हुई है, 16%। लेकिन अगर मैं इसी को अर्धवार्षिक कर दूंगा तो अर्धवार्षिक में मैंने आपको बताया था समय क्या हो जाएगा, डबल, और दर क्या हो जाएगी, आधी। ये है मामला। और 2 वर्ष का, अब यहां पर मामला कितने का है, 2 साल का, ये आधे आधे साल का है। तो 2 वर्ष के अंतर में जब जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, 2 वर्ष का अंतर, इसे मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 चीजें होती हैं, दर, मूलधन और अंतर। 3 में से अगर 2 चीजें आपको दी गई हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फॉर्मूले से सवाल को लगा दीजिए। यहां पे आपको देखिए, खुद आप लोग देखेंगे कि आपको मूलधन भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, अंतर आपसे पूछ रहा है। अब ये अंतर 2 साल का क्यों हो गया, 2 साल का ये इसलिए हो गया क्योंकि समय कितना रहा, वार्षिक को उसने अर्धवार्षिक कर दिया है, तो जो 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। चूंकि अर्धवार्षिक करने पर पहले मैं 1 साल पे ब्याज निकाला था, अब 6-6 महीने में ब्याज निकालूंगा तो 1 साल में मुझे ब्याज 2 बार निकालनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये अंतर कितना होता है, x बराबर होता है PR² का स्क्वायर। अब x तो आपको निकालना ही है, p की वैल्यू है 5,750, r की वैल्यू है 8/8/100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 25, 2 चौके 8, 5, 25 से ये कट रहा है 23। अब देखिए 23 दूनी 46 या 4 दूनी 8, 192/5। अब 5 का भाग 2 का गुणा, 2 का गुणा मतलब 192 में 2 का गुणा करेंगे तो 190 का डबल 380, 2 का डबल 384। तो जब ये 384 रुपए हो जाएगा तो 384 में 1 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा 38.4। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 8 त्रिक 24 है यार, ये सॉरी, ये मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 और 2 18, ये है मामला। अब 180 का डबल 360, 4 का डबल 8, मतलब पूरा मामला 368, 1 अंक के बाद दशमलव। ये आपके सवाल का जवाब है 36.8 रुपए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। कुछ बच्चे का 1 साल के लिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब 2 साल का मामला रहता है तो कुछ ऐसे भी निकालते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। यहां पर 8 8 और ये 8 अठाई 64, ठीक है। ये तो पूरा 16 ही है, और ये पूरा मिला करके कितना है, ये है 16.64। अंतर वैसे भी ये कहलाता है, और इतने प्रतिशत की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या करते हैं आप,
5750 गुणे 0.64/100, इसको हटाते तो ये भी कितना हो जाता 100, और यही आपका फॉर्मूला भी लगा हुआ है। तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी भी दर, अंतर और मूलधन में से दो चीजें दी गई हैं, तीसरी चीज आपको पूछी जा रही है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए और आगे बढ़ जाइए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, का करी के पुनि भाग कर फिर गुण ले सुजान, ता पीछे धन ऋण करो भिन्न रीति है जान। पहला। दूसरा, अभी जो हमारे नए बच्चे हैं, बॉडमॉस का रूल। बॉड का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का ऑफ, डी का डिवीजन, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन और एस का सब्सट्रैक्शन। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल दो हिस्सों में है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, भाग का। ये वाले हिस्से में एक चीज और भी है, ये कोष्टक लगा हुआ है आपको, और फिर मझला भी लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ऋण 4/7 गुणे 12/, ये आपका पहले हिस्से का मामला है। दूसरे हिस्से को जब आप हल करोगे तो ये ऋण 4/5 तो रहेगा ही, छोटे कोष्टक को हटा दो, यहाँ गुणे लगा हुआ है, मझला लग जाएगा तो ऋण 2, ऋण और ऋण कितना हो जाता है, धन 2/7। ये हो गया पूरा मामला। अब इसमें मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कोई संख्या है 1 ऋण 5/7, इसका उत्तर आप तुरंत बता देते हो 2/7, लेकिन यहीं पर अगर मामला मैं बोल दूं 14 - 5/7, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि इसका उत्तर आप देख के बता सकते हो कि 13 सही 2/7। मैंने क्या किया, मैंने ये किया 13 धन 1 - 5/7, इसका उत्तर है 2/7, ये 13 बच गया, तो 13 सही 2/7। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 7 दूनी 14, 14 में से 2 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, ये ऋण 12/7, और ये कितना है, ऋण 4/। अब देखिए, ये दोनों गुणा गुणा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 48/35। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो ऋण 48/7 भागे, यहां पर जब आपने किया तो कितना आ गया, 48/35। जब इसको बदलेंगे तो ऋण 48/7 गुणे 35/48, इस 48 से ये कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, 5 है लेकिन ऋण जिंदा है, इसलिए उत्तर कितना हो जाएगा, 5। तो बॉड मास में बहुत ज्यादा ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे ट्रिक्स, जो जब कंटिन्यू का प्रोसेस रहता है वहां पे आप तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर बेसिक सवाल दिया हुआ है तो वहां पर आपका बेसिक का स्ट्रांग होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बगैर आप अगर जल्दी में सवाल करने की कोशिश करेंगे, किसी ट्रिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप ये जान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं हम फिर अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या है। 42 और 56 दोनों को विभाजित कर सकती है, इसकी बात हो रही, दोनों को विभाजित कर सकती है, मतलब यहां पर आपको क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए, दोनों ही संख्याएं किससे कट रही हैं, 14 से कट रही हैं। अगर मैं इसको 14 से काटूंगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, मतलब इसका जो एलसीएम है 42 और 56 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 14 गुणे 3 गुणे। अब आपको सवाल बोल रहा है 28 के वर्ग को, 28 के वर्ग को मतलब 28 के स्क्वायर की बात हो रही है, 28 के वर्ग को उस संख्या से विभाजित किया गया, मतलब सवाल जो आपको कह रहा है वो ये है कि 28 के वर्ग को इससे विभाजित करना है, 14 गुणे 3 गुणे 4। अब आप देख लीजिए, ठीक है, 14 दूनी 28, 4 सते 28, उस सबसे बड़ी संख्या जो 42 और 56, ओ सॉरी, एलसीएम नहीं निकालना था, इसका एचसीएफ निकालना था, दोनों को विभाजित करना है।
HCF। सवाल पूरा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब देखिए 42 और 56 का आपको क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता है, HCF या तो सबसे छोटी संख्या होती है और या छोटी संख्या से भी छोटा होता है। अब यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, 42। 42 हो नहीं सकता क्योंकि 42 का भाग 56 में नहीं जा रहा, लेकिन 42 का जो गुणनखंड है वो कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए 2 का भाग 56 में जाएगा, 3 का भाग 6 5 11 नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा, मतलब इसका जो HCF है वो कितना हो गया, 14। अब आपको सवाल में बोला 28 के वर्ग को, मतलब 28 का जो वर्ग है उसको इससे विभाजित करना है, तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। ये था आपके सवाल का जवाब और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 42 और 56 दोनों से और दोनों को, 42 और 56 दोनों से मतलब एलसीएम, 42 और 56 दोनों को मतलब HCF। तो यहां पर बात HCF की हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, चाहे वक्र पृष्ठ की बात हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ की बात हो, चाहे CSA हो, चाहे WSA हो, ये दोनों ही किसके बराबर होता है, 4 पाई स्क्वायर के बराबर। और जो आयतन है ये होता है 4/3 पाई R। अब आपको इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब आपको दिया हुआ है 4 पाई R स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 1386। यहां पर मैं आपको ये बोल रहा था कि अब आप R की वैल्यू निकाल लीजिए, तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1386 गुणे 7/22 और बटे कितना 4। ये क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब आप काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, कटेगा क्या, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। देखिए 1386 है, 4 पाई R स्क्वायर बराबर कितना है, 1386। यहां से आप R की वैल्यू निकालनी है, मतलब 4 गुणे 22/7 गुणे R स्क्वायर बराबर है 1386। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1386 गुणे 7/4 गुणे 22। देखिए 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 कम 11, तो 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 4 से काटेंगे नहीं, 4 ते 12, 4 से तो कटेगा ही नहीं, 2 से कट जाएगा, ये 4 को रहने देते हैं, 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6। अब ये कितना हो गया, 63 गुणे 7/4। अब देखिए कितना मजेदार बात है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका वर्गमूल, और ये कितना है, ये है 7 गुणे, यहां देखिए ये दोनों 7 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल, ये है आपका पूरा मामला। ये जो डाटा है ये डाटा हमेशा आपके काम आता है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये कितना है, 21/2, तो 21/2, 21/2, 21/। अब देखिए इसको आपको पूरे को क्या करना है, काटना है। अब आप यहाँ पे खुद देखिए, 7 त्रिक 21, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 कैंसिल, और ये कितना हो गया 11। अब आपके पास बचा कितना है, तो 21 गुणे 21 गुणे 11, इसकी वैल्यू है 441, और 11 का गुणा करना है तो ये 1, 4 1 5, 4 4 8 और ये 4, 4851, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहां पर केवल एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों ही समान होता है और दोनों की वैल्यू होती है 4 पाई R स्क्वायर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है,
डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। अंकित मूल्य 20% की छूट, मैंने आपको बताया था छूट हमेशा किस पर मिलती है, एमपी पर। 10 का लाभ ये किस पर होता है, हमेशा सीपी पर। 20 की छूट मतलब मामला कितने का है, 80 का। 10 का लाभ मतलब मामला कितने का है, 110 का। मतलब एमपी टू सीपी बराबर हो जाएगा 110 अनुपात 80, मतलब वैल्यू हो जाएगी 11 अनुपात। अब देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए कितना अधिक है, ये अधिक है। अब से किसके साथ लगा हुआ है, क्रय मूल्य से, मतलब अधिक की वैल्यू आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, 3/8 गुणे 100। और जिन लोगों ने भी परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको ये पता है कि 3/8 की वैल्यू 27.5% होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 1/8 बराबर होता है 12.5%, 3/8 बराबर होता है 37.5%, 5/8 बराबर होता है 62.5% और 7/8 बराबर होता है 87.5%। जिन लोगों को नहीं पता है वो चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है वो 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा गया। फिर आगे बोल रहा है अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर उसे 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए नगद मूल्य। जब दो डिस्काउंट दिए हुए हो और उनको एक ही डिस्काउंट में बदलना हो तो फार्मूला होता है कि x + y - xy/100 का। अब यहाँ देखिए पहली छूट कितने की है, 20 की, फिर है 10 की, -20 × 10/100, 10101010, मतलब ये कितना हो जाएगा 30 - 2, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 28। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 28। अब आप देखिए इन दोनों को जो मिलाकर के वैल्यू हुई है वो हुई है 28%। अब अगर नगद भुगतान पर, क्योंकि नगद भुगतान के लिए पूछा हुआ है, नगद भुगतान पर 5 की छूट और मिल गई, मतलब एक बार और हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 28 + 5 - 28 × 5/100। ये 28 + 5 कितना है, 33। अब देखिए 28 × 5 कितना हो जाएगा, ये 140, 140/100 का मतलब कितना हो जाएगा 1.4, मतलब ये हो जाएगा 31.6%। अब अगर 31.6% की छूट मिली है तो छूट कितनी हो गई, तो छूट जो आपकी हो गई वो हो गई 300 × 31.6/100। 1 2 1 2 3 छके 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9, 94.8 की छूट है। मतलब सामान जो उसको मिलेगा वो मिलेगा 300 - 94.8, मतलब 300 में से 95 घट गया तो बचा 205, सॉरी 205 ये आपके सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 2 में। एक तरीका इसका और डायरेक्ट लगाने का रहता है, 300 का सामान है, 80 की छूट, 20 की छूट मतलब सामान 80 का, फिर 10 की छूट मतलब सामान 90 का, और फिर 5 की छूट मतलब सामान कितने का, 95। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 2 चौके 8, ये 50, 2 दूनी 4, ये 25, 25 25, 19 × 95। अब ये देखिए 3 दूनी 6, 6 × 171/5, 6 एकम 6, 6 सते 42, 6 एकम 6 और 4 10। अब 5 का भाग देना है मतलब इसको डबल कर देना है, तो 1000 का डबल 2000 और 26 का डबल कितना हो जाएगा 52, एक अंक के बाद दशमलव, 205.2 रुपए। ये एक तरीका और है लगाने का, मतलब जितने की छूट मिलती गई। इस तरीके का मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। पहली बात, अगर छूट की बात की जा रहा है, प्रतिशत की बात की जाएगी तो आपको सवाल को इस तरीके से लगाना है। लेकिन अगर वैल्यू देकर के आपसे यह पूछा जाए कि सामान कितने रुपए में मिलेगा, तो मेरा आपके लिए राय ये है कि आप सवाल को इस तरीके से लगा दीजिए, सवाल का उत्तर बिल्कुल आपके सामने होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। कुल मतों का 70% मतदान हुआ। मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को
कितने मत मिले। जो मतदान हुआ है उसका 60% ए के पक्ष में गया, मतलब जो बी के पक्ष में जाएगा वो जाएगा कितना, 40। इसका मतदान का। अब देखिए टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी, 90,000। मत कितने पड़े हैं, 70। पूछा क्या है, बी को कितने मत मिले, कितना मिला है, 40। अगर यही सवाल में आपसे पूछ लिया गया होता कितने मतों से जीता, तो 60 और 40 का अंतर 20 हो जाता। अब इसी को आप हल कर लीजिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 9 सत्ते 63, 63 और 4 4 त्याई 12, 4 छंग 24, 25 और 2 जीरो 25,200। और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सीधा सीधा सवाल है। केवल एक बात ध्यान में देनी थी कि अगर ए को मतदान का 60% मिला है तो बी को मतदान का 40% मिलेगा। इसी सवाल में कई बार जीत और हार का अंतर पूछ लेता है। अगर अंतर पूछ लिया गया होता तो वो कितना हो जाता, 60 और 40 का अंतर 20%। बात करते हैं अगले सवाल की। पेट्रोल की कीमत 92 से बढ़कर के 96.5 प्रति लीटर कर दी गई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बहुत ही बेसिक सा सवाल। 92 था, 92 से 96.5 कर दिया गया, मतलब ये कितने की वृद्धि हुई है, 4.5 की। अब वृद्धि कितने की हुई है, चूंकि सामान की कीमत कितनी थी पहले, 92, जो वृद्धि हुई है वो 92 पे हुई है, तो जो प्रतिशत निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4.5 बटे 92 गुणे 100। ये जीरो और ये कैंसिल, मतलब कितना हो गया, सॉरी 450 में 92 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, 10 में से 8 चला गया 2, 14 में से 6 चला गया 8, 820.9 नमा 81, 9 दूनी 18, लगभग 9, 9 दूनी 18, 9 नमा 81 और 1 82, 4.9%। और इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले सवाल की, सॉरी 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 हो चुके हैं। दोस्तों एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि सवालों का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से बदला है। लेकिन एक दो चीजें जो बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल रही है कि एसएससी जीडी प्रॉफिट एंड लॉस में एक अच्छा खासा सवाल लेता है जो अच्छा खासा कैलकुलेटिव है। इसके लिए मैं आपको एक राय दूंगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक, पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। 1-2 दिन के अंदर ही उसमें एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डल जाएंगे जो कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए हैं। और अगर ये पूरा का पूरा मामला आपके समझ में आ गया तो यकीन मानिए कि आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक से लेकर के और सवाल की रिक्वायरमेंट तक के सारी चीजें आपको समझा सके। हमारा यह प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।